नमस्कार, खबरें फटाफट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय और इस शो में हम सिर्फ आधे घंटे में आपको शेयर बाजार, कमोडिटी, इकोनॉमी, देश दुनिया, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स की तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिली और निफ्टी करीब 260 अंक चढ़कर 24,300 के पार बंद हुआ। आज के कारोबार में मेटल, फार्मा और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को छोड़ सभी सेक्टर में खरीदारी का माहौल रहा। टेक महिंद्रा, कोटक बैंक, जियो फाइनेंशियल्स, टीसीएस और आईसीआईसीआई बैंक में आज सबसे ज्यादा तेजी रही और निफ्टी के टॉप गेनर्स बने। वहीं हिंडाल्को, डॉक्टर रेड्डीज, विप्रो, सन फार्मा और अपोलो हॉस्पिटल्स आज निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल रहे। आज निफ्टी बैंक में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। इंडेक्स करीब 1.5% से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुआ। बैंक निफ्टी करीब 900 अंकों से ज्यादा चढ़कर 58,500 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। इंडेक्स के 14 में से 9 शेयर आज हरे निशान में बंद हुए। निफ्टी बैंक को ज्यादा सपोर्ट आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक से मिला। आईसीआईसीआई बैंक का शेयर 2.5% से ज्यादा चढ़ा। वहीं एचडीएफसी बैंक 1.5% चढ़कर हुआ बंद। फेडरल बैंक और कोटक बैंक में सबसे ज्यादा 4 से 6% की बढ़त रही। बाजार को आज सबसे ज्यादा सपोर्ट आईटी शेयरों से मिला। निफ्टी आईटी इंडेक्स आज करीब 2% चढ़कर हुआ बंद। इंडेक्स के 10 में से 8 शेयर हरे निशान में बंद हुए। दमदार नतीजों के बाद टेक महिंद्रा का शेयर सबसे ज्यादा 4% चढ़कर हुआ बंद। टीसीएस, एचसीएल टेक में भी 2.5 से 3% की बढ़त देखने को मिली। इन्फोसिस का शेयर आज करीब 1% तक चढ़ा, लेकिन कमजोर नतीजों से विप्रो के शेयर पर दिखा दबाव। मजबूत नतीजों के बाद जेएसडब्ल्यू स्टील का शेयर करीब 1% की बढ़त के साथ हुआ बंद। पहली तिमाही में हर पैमाने पर कंपनी ने अच्छे नतीजे पेश किए। सालाना आधार पर कंपनी के मुनाफे में करीब 110% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली। वहीं आय में 10% से ज्यादा की तेजी रही, जबकि मार्जिन करीब 17.5% से बढ़कर 19.8% पर पहुंचा। अच्छे नतीजों से जियो फाइनेंशियल का शेयर आज 3% की बढ़त पर हुआ बंद। क्वार्टर 1 में कंपनी ने हर पैमाने पर मजबूत परफॉर्मेंस दर्ज की। तिमाही आधार पर कंपनी का मुनाफा 200% से ज्यादा बढ़ा। वहीं एनबीएफसी के एयूएम में 2.5 गुना से ज्यादा की बढ़त रही। इसी दौरान कंपनी के लिक्विड फंड्स का एयूएम 10,000 करोड़ के पार निकला। नतीजों के बाद मोतीलाल ओसवाल ने जियो फाइनेंशियल पर खरीदारी की राय बरकरार रखी। वहीं लक्ष्य 315 रुपये प्रति शेयर दिया। खराब नतीजों से सियाट का शेयर आज करीब 7% टूटकर हुआ बंद। पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा 112 करोड़ से गिरकर सिर्फ 4 करोड़ रह गया। इस दौरान मार्जिन्स पर भी भारी गिरावट देखने को मिली और ये करीब 10.9% नीलकमल के शेयर में आज 9% से ज्यादा की शानदार तेजी देखने को मिली। अबेकस की हिस्सा खरीदारी की खबर से नीलकमल में ये तेजी आई। अबेकस ने करीब 1,335 रुपये प्रति शेयर के भाव पर कंपनी में 2,80,000 शेयर खरीदे। इससे पहले कल अबेकस के हिस्सा खरीद से मिसेस बैक्टर्स फूड में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली थी। हेवल्स ने भी अपनी पहली तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। क्वार्टर 1 में सालाना आधार पर कंपनी का मुनाफा करीब 16% गिरा है और ये 290 करोड़ रुपए रहा। इसी दौरान कंपनी के मार्जिन और कामकाजी मुनाफे पर भी गिरावट देखने को मिली। हालांकि आय में करीब 20% की बढ़त रही। नतीजों के बाद कंपनी का शेयर करीब 2% की बढ़त पर हुआ बंद। फेडरल बैंक ने पहली तिमाही में अच्छे नतीजे पेश किए, जिसके बाद बैंक का शेयर 6% की शानदार तेजी के साथ बंद हुआ।
क्वार्टर 1 में सालाना आधार पर बैंक के मुनाफे में 36% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली और ये 1177 करोड़ रुपए तक पहुंचा। इसके अलावा नेट इंटरेस्ट इनकम में 25% से ज्यादा की तेजी आई। वहीं बैंक के ग्रॉस और नेट दोनों मार्जिन्स में कमी देखने को मिली। भारत के दिग्गज अरबपति दिग्गज माइनिंग और मेटल कंपनी वेदांता के लिए वित्तीय मोर्चे पर एक बड़ी पॉजिटिव खबर आई है। प्रमुख रेटिंग एजेंसी क्रिसिल रेटिंग्स ने कंपनी की क्रेडिट रेटिंग में सुधार किया। क्रिसिल ने वेदांता की लॉन्ग टर्म रेटिंग को क्रिसिल AA दिया, जो पहले वॉच डेवलपिंग के अंतर्गत आती थी। इसे बढ़ाकर क्रिसिल AA+ और स्टेबल रेटिंग कर दी। इसके साथ ही कंपनी के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यानी NCDs को भी क्रिसिल AA+ की रेटिंग दी गई और इसका आउटलुक स्टेबल रखा गया। वहीं कंपनी की शॉर्ट टर्म रेटिंग को क्रिसिल A1+ पर बरकरार रखा, जो कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति और अल्पकालिक ऋण चुकाने की बेहतरीन क्षमता को दर्शाते हैं। HDFC बैंक के पहली तिमाही के नतीजे कल आने वाले हैं। क्वार्टर 1 में मजबूत लोन ग्रोथ की उम्मीद है। NIM पर रहेगी नजर। साथ ही क्वार्टर 1 में HDB फाइनेंशियल सर्विसेज IPO का हाई बेस था। इस बार करीब 9,128 करोड़ रुपए के वन टाइम IPO गेन नहीं होंगे, इसलिए अन्य आय में भी कमी दिख सकती है। ऑपरेटिंग लेवरेजेस से कॉस्ट रेशियो नियंत्रित रहने की उम्मीद है। साथ ही निम्स लगभग स्थिर या हल्का नरम रह सकता है। सभी सेगमेंट में एसेट क्वालिटी स्थिर रहने का अनुमान है। डिपॉजिट ग्रोथ मजबूत, लेकिन कासा पर दबाव की आशंका। साथ ही मैनेजमेंट का फोकस ROA, प्रॉफिटेबिलिटी और क्वालिटी ग्रोथ पर रहेगा। ICICI बैंक के नतीजे कल आने वाले हैं। कम लोन यील्ड्स की वजह से मार्जिन्स में गिरावट की उम्मीद है। वहीं क्रेडिट कॉस्ट स्थिर रहने की उम्मीद, एसेट क्वालिटी मजबूत रहने का अनुमान आया है। साथ ही मैनेजमेंट की FY 26-7 के लिए निम्स आउटलुक की कमेंट्री पर नजर रहेगी। साथ ही लोन ग्रोथ आउटलुक पर भी नजर बनाकर रखनी होगी। एडवांसेस के मुकाबले डिपॉजिट ग्रोथ कम रहने का अनुमान। कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजे भी कल आएंगे। पिछली तिमाही के मुकाबले निम्स में गिरावट की उम्मीद, क्रेडिट कॉस्ट में थोड़ी बढ़ोतरी का अनुमान है। रिटेल सेगमेंट से लोन डिपॉजिट ग्रोथ को सपोर्ट मिलने की उम्मीद। साथ ही क्रेडिट लागत में सुधार पर नजर रहेगी। स्लिपेजेस NPA पर नजर। साथ ही फी इनकम में रिकवरी पर भी सबका फोकस रहेगा। एक्सिस बैंक के नतीजे भी कल आएंगे। मजबूत लोन ग्रोथ, निम्स पर दबाव संभव। साथ ही निम्स में करीब 5 बेसिस पॉइंट की गिरावट की संभावनाएं। कॉर्पोरेट और SME लोन ग्रोथ से क्रेडिट ग्रोथ को मिल सकती है मजबूती। रिटेल डिसबर्समेंट में सुधार की उम्मीद। साथ ही FY 27 में तकनीकी स्लिपेज घटने से क्रेडिट कॉस्ट कम रहने का अनुमान है। ऑपरेटिंग खर्च स्थिर रहने से कॉस्ट टू इनकम रेशियो में सुधार की उम्मीद। साथ ही टर्म डिपॉजिट में करीब 22.8% की सालाना बढ़त और तिमाही आधार पर 5.5% की ग्रोथ संभव। अगले हफ्ते के बड़े इवेंट्स की बात करें तो अमेरिका में मेजर इकोनॉमिक डेटा पर नजर रहेगी। US में जॉबलेस क्लेम्स, यूरोप में बेरोजगारी के आंकड़े आएंगे। जापान में ट्रेड डेटा और CPI के आंकड़े अहम होंगे। कई बड़ी ग्लोबल कंपनियां जैसे कि अल्फाबेट, टेस्ला, IBM, नेस्ले और नोवार्टिस अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स जारी करेगी। घरेलू बाजार में निफ्टी कंपनियां अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज ऑटो, इटर्नल, नेस्ले, डॉक्टर रेड्डीज लैब, इन्फोसिस, सिप्ला, SBI लाइफ, श्रीराम फाइनेंस के भी नतीजे आएंगे। इसके साथ ही SBI फंड्स मैनेजमेंट के IPO की एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग होगी। सोने की कीमतों में आज भी सीमित दायरे में कारोबार। M6 पर सोना करीब 1,40,650 रुपए के स्तर पर कर रहा है कामकाज। वहीं कॉमेक्स गोल्ड करीब 0.2% की बढ़त के साथ $4,000 के ऊपर बना हुआ है। दूसरी तरफ चांदी में दबाव बरकरार। M6 पर चांदी करीब 0.2% टूटकर 2,15,600 रुपए के आसपास कर रही कामकाज, जबकि कॉमेक्स सिल्वर में करीब 0.9% की गिरावट, $55 के करीब चांदी में कॉमेक्स पर कामकाज।
0.5% की बढ़त के साथ $2.8 के करीब कर रही है कामकाज। वहीं M6 पर नेचुरल गैस के भाव 1% की तेजी के साथ 277। बीस जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। मानसून सत्र की रणनीति को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की। इस बार के मानसून सेशन में कई अहम बिल पास होने की उम्मीद है। इस बार के एजेंडे में FCRA संशोधित विधेयक, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, परिसीमन विधेयक समेत कई बड़े बिल आने की उम्मीद है। वहीं विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, नीट और मंदिर दान चोरी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में जुटी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर प्रायश्चित अनुष्ठान। राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी की घटना के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रायश्चित पूजन शुरू कर दिया है। ट्रस्ट के लोग मानते हैं कि मंदिर में दान की चोरी व्यवस्था में हुई चूक के कारण हुई है। इस अपराध के लिए ट्रस्ट ने विधि विधान से शुद्धिकरण के बाद क्षमा याचना के लिए विशेष अनुष्ठान का आयोजन किया। मंदिर परिसर के अंदर और बाहर कुल 70 वैदिक आचार्य इस पूजन में शामिल है। मंदिर के गर्भगृह और परकोटा सहित मंदिर परिसर के कई स्थानों पर 10 दिवसीय प्रायश्चित पूजन एक साथ चल रहा है। देश में पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन जिंद और सोनीपत रेलवे स्टेशन के बीच करीब 90 किलोमीटर रूट पर चलेगी। ये ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी, जबकि इसकी डिजाइन स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन 10 डिब्बों की है और इसमें करीब 2600 यात्री सफर कर सकेंगे। आम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनों की तरह यह ट्रेन ऊपर लगी बिजली की लाइनों से पावर नहीं लेती। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक प्रक्रिया को ट्रेन के अंदर ही बिजली बनाती है। इस प्रक्रिया में सिर्फ पानी की भाप और गर्मी निकलती है। मुंबई के पारसी डेयरी फार्म के खिलाफ FDA की बड़ी कार्रवाई। मुंबई के 110 साल पुराने और प्रतिष्ठित पारसी डेयरी फार्म के खिलाफ FDA ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसका FSSAI लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। डेयरी में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़ी कई गंभीर खामियां पाई गई और इसके बाद यह कदम उठाया गया। जांच के दौरान FDA की टीम को कई खामियां मिली। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि कच्चे दूध रिसीव करने के लिए सुरक्षित डॉक उपलब्ध नहीं था। स्टोरेज और प्रोडक्शन एरिया के दीवारों पर फंगस लगी थी। कच्चा माल जहां रखा जा रहा था उस एरिया में भी फंगस लगी थी। प्रोडक्शन सेक्शन में खराब हाउसकीपिंग, मक्खियों की भारी मौजूदगी और चूहों और कीड़ों से बचाव में कमी जैसी शिकायतों के बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया। कोलकाता एयरपोर्ट पर मस्जिद विवाद में माहौल गर्म हुआ है। कोलकाता एयरपोर्ट परिसर में स्थित मस्जिद में नमाज पर रोक लगा दी गई है। मस्जिद कमेटी की ओर से मस्जिद कहीं और स्थानांतरित करने की बात हुई है। मस्जिद कमेटी के कुछ लोग इसके पक्ष में नहीं है, वहीं एक धड़ा इसके विरोध में खुलकर उतर आया। जमीयत उलेमा ए हिंद के सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने रोक के बावजूद जुम्मे की नमाज उसी मस्जिद में पढ़ने का ऐलान किया, जिससे विवाद बढ़ गया। एयरपोर्ट के आसपास मस्जिद की ओर जाने वाली सड़कों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। गाजियाबाद के कौशाम्बी के भोवापुर गांव में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई। यहां एक 15 साल की लड़की को एक युवक ने चौथी मंजिल से नीचे सड़क पर फेंक दिया।
गंभीर रूप से घायल किशोरी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी शाहनवाज को गिरफ्तार किया है। मृतक की मां के मुताबिक लड़की दुकान से दूध लेने के लिए घर से निकली थी। आरोप है कि पड़ोस में ही किराए पर रहने वाले शाहनवाज उसे जबरन चौथी मंजिल पर अपने कमरे में ले गया और वहां से सीधे सड़क पर फेंक दिया। यूपी के संभल में फिर चला बाबा के बुलडोजर का एक्शन। संभल में अवैध रूप से बने इमामबाड़े पर बाबा का बुलडोजर चला। जानकारी के मुताबिक यह इमामबाड़ा बंजर भूमि पर अवैध कब्जा करके बनाया गया था। नोटिस भेजने के बाद कोई जवाब नहीं मिलने पर बुलडोजर से इसे जमींदोज कर दिया गया। बुलडोजर एक्शन से पहले प्रशासन की तरफ से वाद दर्ज कर नोटिस भी जारी किया गया था। गुजरात में एटीएस की बड़ी कार्रवाई। एटीएस ने गुजरात के अलग अलग जिलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान बिलाल आबिद शेरा, मोहम्मद अयूब काडीवाला, शफी टापी, हसन हैदरपुरी और मोहम्मद खली के रूप में हुई है। सभी पकड़े गए आतंकवादियों का संबंध पिछले महीने पकड़े गए 8 आतंकियों के साथ बताए जा रहे हैं। स्कूटी की बैटरी फटने से लगी आग। कानपुर के बर्रा इलाके की घटना। कानपुर में कल रात एक 3 मंजिला मकान की पार्किंग में आग लग गई। घटना के बाद घर के लोगों ने आग की लपटों में खुद को घिरा देख शोर मचाया। किसी तरफ सभी लोग घर से बाहर निकले, लेकिन इस आग में स्कूटी के साथ पास खड़ी कई गाड़ियां भी जलकर खाक हो गई। बाद में फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। अमेरिका ने ईरान पर लगातार छठे दिन भी भीषण हमला जारी रखा। अमेरिका ने कल रात ईरान के बंदर अब्बास के पास कई ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिकी सेना ने बंदर अब्बास शहर में 3 मेन सड़कों और पुलों पर हवाई हमले किए। पुल पर हुए हमले में 7 लोगों की मौत हो गई। हमलों के वक्त ब्रिज से गुजर रहे फ्यूल टैंक में आग लग गई, जिससे बड़ा धमाका हुआ। बंदर अब्बास सिटी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के मुहाने पर स्थित है और ये दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक है। सिर्फ बंदर अब्बास ही नहीं, बल्कि कल रात अमेरिकी सेना ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर भी बड़ा अटैक किया। चाबहार पोर्ट बंदर अब्बास से करीब 650 किलोमीटर दूर है और ये ईरान में व्यापारिक माल ढुलाई का प्रमुख केंद्र है। अमेरिकी कमांड सेंटर ने चाबहार पोर्ट पर लगातार दूसरे दिन हमला बोला, जिससे ईरान को भारी नुकसान पहुंचा। अमेरिका के हमलों के जवाब में ईरान का भी खाड़ी देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर लगातार हमला जारी है। ईरान की सेना ने कल कुवैत में यूएस बेस पर ड्रोन से बम बरसाए। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिकी सैन्य रडार सिस्टम को निशाना बनाया। हमले के बाद कुवैत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने कुवैत की जमीन का इस्तेमाल करके दक्षिणी ईरान पर हमले किए थे। तेहरान में चेतावनी दी है कि यदि अमेरिकी हमले जारी रहे तो वो आगे भी ऐसी कार्रवाई करते रहेंगे। सिर्फ कुवैत ही नहीं, ईरान ने बहरीन और कतर में भी अमेरिकी बेस पर अटैक किए। कल रात बहरीन के अल सखीर एयरबेस पर ईरान की सेना ने ड्रोन से हमला किया, जिसमें ईरान का दावा है कि अमेरिकी हेलीकॉप्टर और अमेरिकी नौसेना ने P-8 समुद्री टोही को भारी नुकसान पहुंचाया। ईरान ने आराश ड्रोन के जरिए इस हमले को अंजाम दिया। इस हमले के बाद बहरीन में एक बार फिर हमले का अलर्ट जारी करना पड़ा और मनामा में लगातार सायरन की आवाजें सुनाई दी। कल रात ईरान ने कतर के अल उदीद में अमेरिकी एयरबेस पर भी धमाका किया। यूएस ईरान के बीच चल रहे विध्वंसक जंग के बीच IRGC की चेतावनी सामने आई है। ईरानी ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अक रामियानिया ने धमकी दी कि अमेरिकी हमले जारी है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज नहीं खुलेगा। ईरान के ब्रिगेडियर ने यह भी दावा किया है कि ईरान ने यूएस के सभी 17 सैन्य ठिकाने तबाह किए। ईरान ने साफ साफ कहा है कि अमेरिका हमारी सारी शर्तें मानेगा तभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुलेगा और अमेरिका को खाड़ी देशों को मदद न करने की भी चेतावनी दी है। ईरान को लेकर अमेरिका का भी बड़ा बयान सामने आया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिना लेविट ने कहा कि अमेरिका से ईरान बातचीत कर रहा है और वो यूएस के साथ समझौता करना चाहते हैं। प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि ईरान की हर हरकत पर प्रेसिडेंट ट्रंप की नजर है और अलग ईरान समझौते से पीछे हटता है तो उसे भारी कीमत भी चुकानी होगी। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने यह भी दोहराया है कि वह बातचीत और कूटनीतिक समाधान के पक्ष में है।
डोनाल्ड ट्रंप के टेलीप्रॉम्प्टर ऑपरेटर पर लगा इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप। ट्रंप के कालशी पर भाषणों के शब्दों को लेकर टेलीप्रॉम्प्टर ऑपरेटर पर दाव लगाने का आरोप है कि टेलीप्रॉम्प्टर ऑपरेटर ने इन ट्रेड से $90,000 से अधिक का मुनाफा कमाया, जिसे बाद में फ्रीज कर दिया गया। व्हाइट हाउस ने पूरे मामले को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। अब इसकी जांच शुरू हो गई है और टेलीप्रॉम्प्टर ऑपरेटर को बिना वेतन छुट्टी पर भेज दिया गया है। अमेरिकी चुनाव में चीन की बड़ी सेंधमारी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को लेकर एक सनसनीखेज दावा किया है। ट्रंप ने कहा है कि चीन ने साल 2020 के अमेरिकी चुनाव के दौरान करीब 22 करोड़ अमेरिकी वोटर्स का डेटा हासिल किया था। ट्रंप ने इसे अमेरिकी चुनाव इतिहास की सबसे बड़ी डेटा सेंधमारी करार दिया। ट्रंप ने कहा कि उनकी सरकार ऐसे खुफिया दस्तावेज सार्वजनिक कर रही है जिनमें चुनावी सुरक्षा से जुड़े गंभीर खुलासे दर्ज हैं। ट्रंप ने इस कथित डेटा लीक को अमेरिका की चुनावी सुरक्षा के लिए अभूतपूर्व खतरा बताया। भारतीय छात्रों को अमेरिका से बड़ा झटका। अमेरिका में पढ़ाई करने का सपना देख रहे लाखों विदेशी छात्रों, खासकर कि भारतीय स्टूडेंट्स के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने नया रूल बनाया, जिसके तहत अब F1 छात्र वीजा पर अमेरिका में रहने की अवधि अधिकतम 4 साल तक सीमित कर दी जाएगी। यह नियम लागू होने के बाद दशकों से चली आ रही ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस का सिस्टम खत्म हो जाएगा। नया नियम केवल F1 वीजा तक सीमित नहीं है। J1 एक्सचेंज विजिटर वीजा और विदेशी मीडिया प्रतिनिधियों को जारी किए जाने वाले वीजा पर भी निश्चित अवधि लागू होगी। हालांकि नियम लागू होने से पहले अमेरिकी कांग्रेस की समीक्षा से गुजरेगा। कनाडा में रहने वाले हजारों परिवारों को बड़ा झटका लगा। कनाडा सरकार ने इमिग्रेशन नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। नए नियमों के तहत पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स प्रोग्राम के नए आवेदन फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। यानी अब माता पिता या दादा दादी को परमानेंट रेसिडेंस दिलाने के लिए PGP में नया आवेदन जमा नहीं किया जाएगा। इमिग्रेशन विभाग ने कहा है कि अगले आदेश तक ना तो इंटरेस्ट टू स्पॉन्सर फॉर्म स्वीकार किए जाएंगे और ना ही नए आवेदकों को PR स्पॉन्सरशिप के लिए आवेदन का मौका मिलेगा। जिले के खटकोचा इलाके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के काफिले पर बड़ा हमला किया। इस हमले में 45 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए हैं। सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर फाइनल में पहुंची अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार लियोनेल मेसी को अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है। डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। अर्जेंटीना ने अंतिम लम्हों में जीत दर्ज की। एक समय ऐसा लग रहा था कि मेसी का सपना टूट जाएगा और इंग्लैंड यह मैच जीत जाएगा। 20 जुलाई को फाइनल में अब अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज रोमांचक मोड़ पर पहुंच गई है। कार्डिफ में खेले गए दूसरे वनडे में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। दरअसल भारत पहले बल्लेबाजी करते हुए 44 ओवरों में 233 रन पर ऑल आउट हो गए थे। विराट कोहली 65 और श्रेयस अय्यर ने अर्धशतकीय पारियां खेली, लेकिन अन्य बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सके। जवाब में इंग्लैंड ने जो रुट की नाबाद 99 रन की शानदार पारी की बदौलत लक्ष्य हासिल कर लिया और मैच अपने नाम कर लिया। अब दोनों टीमों के बीच निर्णायक तीसरा मुकाबला 19 जुलाई को लॉर्ड्स लंदन में खेला जाएगा। दूसरे वनडे में इंग्लैंड से भारत भले ही हार गया, लेकिन विराट कोहली ने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपना 14वां 50+ स्कोर बनाकर वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज सर विवियन रिचर्ड्स की बराबरी कर ली है। इस मैच के दौरान विराट कोहली और रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 8000 रन की साझेदारी का आंकड़ा भी पार किया, जो भारतीय क्रिकेट के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।
मां की आगामी फिल्म दुल्हनिया ले आएगी का ट्रेलर रिलीज हो गया है। कॉमेडी, रोमांस, पारिवारिक रिश्तों और शादी की हलचल से भरपूर यह ट्रेलर दर्शकों को एक हल्की फुल्की फैमिली एंटरटेनर की झलक देता है। फिल्म में हंसी, इमोशंस और कई दिलचस्प ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। फिल्म में खुशहाली कुमार, महेश मांजरेकर, पीयूष मिश्रा और लारिसा बोंसी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। लारिसा बोंसी से पहले गो गोवा गॉन, तेलुगु फिल्म थिक्का जैसी फिल्मों में काम कर चुकी है। यह 7 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है और इसकी तैयारियां पूरी हो गई है। यह फिल्म भारत के जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्ज्वल निकम के जीवन और उनके ऐतिहासिक कानूनी मामलों पर आधारित एक दमदार बायोपिक है। अभिनेता राजकुमार राव फिल्म में उज्ज्वल निकम का मुख्य किरदार निभा रहे हैं। फिल्म का टीजर पहले ही रिलीज हो चुका है। टीजर में राजकुमार राव का इंटेंस लुक और उनकी शानदार डायलॉग डिलीवरी दिखाई गई है। फिल्म मुख्य रूप से 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के बाद आतंकवादी अजमल कसाब के मुकदमे पर केंद्रित है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल खबरें फटाफट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।